कि ये नाटक, एक्टिंग, ये सब मेरा डोमेन नहीं है, मैं डांस में इंटरेस्टेड हूँ, आपने उनको क्यों बोल दिया? तो वो मेरा पहला अचीवमेंट था कि मुझे नागपुर ने एक्सेप्ट कर लिया। रस है, उनको खुद जी पाते हो, सारे रसों का रसापान कर पाते हो, तब जाके एक अभिनेता तैयार होता है। जब मुझे संगीत नाटक अकादमी अवार्ड मिला भारत सरकार का, जो राष्ट्रपति के हाथों से मिलता है। नमस्कार, मैं विनय देश उन्नति में आपका स्वागत करता हूं। आज के हमारे इस पॉडकास्ट में हमारे साथ एक ऐसे शख्स मौजूद है जिन्होंने नाट्य क्षेत्र में कई बड़े मुकाम हासिल किए, जिन्हें कई बड़े पुरस्कारों से नवाजा भी गया है, जिनका नाम है प्रियंका शक्ति ठाकुर मैम। नमस्कार मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है देश उन्नति में। नमस्कार विनय। मैम, सबसे पहले हम आपके फैमिली के बारे में जानना चाहेंगे। मेरा परिवार बहुत छोटा सा परिवार है। सुखी परिवार आपने सुना होगा, छोटा परिवार सुखी परिवार। मेरे हस्बैंड, मेरी सास ससुर, माता पिताजी और मेरा एक भाई है और 2 बेटे हैं। और हम यहाँ नागपुर में, मेरे सास ससुर और मेरे हस्बैंड और हम दोनों बच्चों के साथ रहते हैं। ओके, तो सबसे पहला सवाल मैम हमारा ये रहेगा कि आपको इस फील्ड में रुचि किस तरीके से आई? मतलब आपने इसी फील्ड को क्यों चूज़ किया? इस फील्ड को मैंने चूज़ नहीं किया, ये फील्ड ने मुझे चूज़ कर लिया, ये कह सकते हैं जी। अचानक से कुछ ऐसा हो जाता है, कहते हैं ना, मिरेकल हो जाता है कभी कभी लाइफ में, और हम नहीं पता होता है कि हमें क्या चूज़ करना है और हम क्या चूज़ कर रहे हैं। मैं कला के क्षेत्र में सबसे ज़्यादा अधिक पसंद करती थी नृत्य। क्लासिकल डांसर थी मैं, और कथक मतलब बचपन से कथक में बहुत इंटरेस्ट था। और गुरुजी रामलाल जी, जो हमारे आपने बिरजू महाराज सुना होगा, उनके गुरुजी रहे हैं और उनको पद्मश्री मिला है। उनके सानिध्य में मैं गई और वहाँ पे मैंने डांस की कई क्लासेस उनसे अटेंड की और काफ़ी कुछ सीखा क्लासिकल वे में। सीखते सीखते एक बार मेरा क्लासिकल परफॉर्मेंस हो रहा था। उसी मंच के बाहर ऑडियंस में एक दिग्गज निर्देशक वहाँ बैठे थे और उन्होंने ये देखा कि मैं बहुत सुंदर क्लासिकल परफॉर्म कर रही हूँ। उन्हें मेरे एक्सप्रेशन वगैरह जो भी उनको अच्छे लगे। उस समय मेरी महज उम्र होगी 12-13 साल। तो उस एज में उन्होंने ऐसा लगा, उनको कोई एक नाटक करने वाले थे, लहरों के राजहंस। तो उन्हें ऐसा लगा कि कैरेक्टर उसमें फिट बैठेगा, क्योंकि उन्हें क्लासिकल डांसर का कैरेक्टर चाहिए था। तो उन्होंने बैक स्टेज में आके, मेरी मम्मी थी, क्योंकि हम छोटे थे तो सब मम्मी हमारे साथ जाती आती थी क्लासिकल परफॉर्मेंस के साथ समय। और उस समय का परिवेश ऐसा नहीं था कि एकदम इस क्षेत्र को बहुत ऐसा ओपन हार्टेड नहीं घर वाले सपोर्ट करते थे उनको। मदर तो फिर भी मुझे सपोर्ट करती थी, लेकिन फादर का ऐसा रहता था कि नहीं, तुम पहले पढ़ाई करो, फर्स्ट यू हैव टू कंप्लीट योर स्टडीज, देन यू शुड डू वॉट एवर यू वांट। मतलब ऐसा, ये क्षेत्र बहुत अलग है, ये हम लड़कियों का काम नहीं है, ये सारी चीज़ें लड़कियों ने नहीं करनी चाहिए। तो वो बहुत ज़्यादा, मतलब इस फील्ड को, इन सब बातों को लेके काफ़ी रिजिड रहते थे। लेकिन मेरी माँ का उस समय मुझे पूरा सपोर्ट था। तो जब वो डायरेक्टर ने बैक स्टेज आके बोला कि एक नाटक है और नाटक में एक छोटा सा रोल है और वो डांसर चाहिए मुझे, एक्चुअली भले ही एक्टिंग थोड़ी कम ज़्यादा रही चल जाएगा, लेकिन डांसर अच्छी होनी चाहिए और ये बच्ची के एक्सप्रेशन बहुत अच्छे हैं, तो मुझे ये आर्टिस्ट चाहिए है। तो मम्मी बोली उसे एक्टिंग, मैंने बोला कि मुझे तो एक्टिंग नहीं आती है। मम्मी ने बोला नहीं, कर लेगी वो, आपको क्या रोल है ऐसा, हम आएंगे, करेगी वो। तो मैंने घर में जाके मम्मी को बोला भी कि ये नाटक, एक्टिंग, ये सब मेरा डोमेन नहीं है, मैं डांस में इंटरेस्टेड हूँ, आपने उनको क्यों बोल दिया? अब मैं कल नहीं परफॉर्म कर पाई या जो उनको चाहिए उस तरीके का, क्योंकि डांस तो करना है, 1-2 डायलॉग भी होंगे, अगर मैं वैसा नहीं कर पाई तो मुझे तकलीफ हो जाएगी और मैं इतनी कॉन्फिडेंट नहीं हूँ कि मैं कर पाऊंगी। मम्मी ने कहा, बेटा, जब खुद चल के कोई अपॉर्चुनिटी अपने पास आती है ना, तो हमने कभी भी मना नहीं करना चाहिए, हमने कोशिश करनी चाहिए। फिर भले ही अगर हमें लगे कि ये हमारे लिए परफेक्ट नहीं है तो हम उसे छोड़ सकते हैं। देन उसके बाद मैंने नेक्स्ट उनके साथ गई, वहाँ पे परफॉर्म किया। वो मेरा जीवन का पहला नाटक था, लहरों के राजहंस, जो मैं 14-15 साल की उम्र में किया। उसके बाद मैंने उन्हीं के निर्देशन में 5 मतलब जो ड्रामा थे उनके डिज़ाइन किए हुए उन नाटकों में काम किया। और एक जो था जिसमें मैंने मुख्य किरदार निभाया, कन्यादान, और उसका वो वाला दिन है नाटक क्षेत्र का। और आज का दिन है, मैंने इतने नाटक किए, शायद मैं डांस करना भूल गई और नाट्य क्षेत्र में इतनी आगे निकल गई कि मुझे पहली प्रायोरिटी ये लगती थी कि मैं एक्टिंग के लिए बनी हूँ। तो एक्टिंग ने मुझे चूज किया है, ये जवाब मैं आपको दे रही हूँ कि एक्टिंग ने मुझे चूज किया, मैंने एक्टिंग को नहीं चूज किया। वाह वाह वाह। तो मैम, जैसे कि आपने बताया कि ये तो मैं समझ सकता हूँ कि बिफोर मैरिड लाइफ थी आपकी, तो आफ्टर मैरिज अभी आपको कुछ चैलेंजेस आए फेस करने के लिए, अगर आए हैं तो उसको आपने किस तरीके से ओवरकम किया?
भोपाल से जब नाट्य क्षेत्र में मैंने शुरुआत की, मध्य प्रदेश भोपाल में मैं जन्मी हूँ, वहाँ पे मेरा कार्यक्षेत्र रहा रंगमंच, जहाँ पे कहते हैं कि रंगमंच का गढ़ माना जाता है, वो हो गया, कलकत्ता हो गया। वहाँ से जब काम करके मैं दिल्ली गई, दिल्ली में अपने थिएटर किया, काफ़ी अपने आप को एक्सप्लोर किया। उसके बाद जब मैं महाराष्ट्र में नागपुर में आती हूँ, तो मुंबई गई होती, पुणे गई होती तो बात अलग होती, पर इतना सब लंबी जर्नी करके जब आप छोटे जगह में आ जाते हो तो ऐसा महसूस करते हो कि यहाँ तो कोई आपको देख ही नहीं रहा है, आपकी कला का कोई यहाँ पे प्रेम ही नहीं है, कोई आपकी कला को प्रेम नहीं कर पाएगा। और मेरा जॉनर अलग है, मैं हिंदी भाषी हूँ, यहाँ मराठी भाषी है, मराठी भाषी लोग मुझे एक्सेप्ट कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। तो मुझे लगा नहीं प्रियंका, अगर कुछ करना है और लगन है तो तुम्हें इसी शहर को अपना बना के और इन लोगों के ही बीच में अपना स्तंभ मजबूत करना होगा। तो मैंने कोशिश बहुत की और फिर मेरा पहला नाटक रोटी वाली गली जो निर्देशित हुआ, उसको महाराष्ट्र हिंदी राज्य साहित्य मतलब राज्य अकादमी ने मुझे सम्मानित भी किया, बेस्ट ड्रामा के लिए, बेस्ट डायरेक्टर के लिए, बेस्ट एक्टिंग के लिए। तो वो मेरा पहला अचीवमेंट था कि मुझे नागपुर ने एक्सेप्ट कर लिया, चाहे मैं हिंदी भाषी हूँ, और बहुत प्रेम दिया। मतलब मुझे बिल्कुल भी ये नहीं लगा कि यहाँ ससुराल है, यहाँ से मुझे बहुत ज़्यादा प्रेम मिला। हिंदी भाषी होने के बाद भी मुझे इतना प्रेम मिलना कला के क्षेत्र में, मतलब हिंदी के ड्रामा प्रोफेशनल वे में यहाँ होते ही नहीं थे। टिकट्स विकेट्स तो छोड़ दीजिए, वैसे ही फ्री में कोई देखने नहीं जाता था। लेकिन हमने ये पूरा कैडर चेंज कर दिया। हमारी संस्था से जब जब नाटक हुए विद टिकट्स और हाउसफुल शोज हुए, और सब सिर्फ बाद में तो ऐसा होने लगा कि प्रियंका ठाकुर का ड्रामा है, हमें देखने जाना है, खत्म बात। तो वो मुकाम की भी जर्नी जो रही है वो इतनी आसान नहीं रही, काफी अप एंड डाउन्स आए, लेकिन उन सबको सामना करते हुए धीरे 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 संघर्ष की सीढ़ी चढ़ी और आज 10 सालों में अपना मुकाम हासिल किया है। वाह वाह, क्या बात है मैम, काफ़ी इंस्पायरिंग स्टोरी थी आपकी। जी। तो मैम, हाल ही में हमें सुनने आया है कि आपने शायद पॉलिटिकल वे में भी एक कदम रखा है, तो आर्टिस्ट्री के साथ साथ एक पॉलिटिकल लाइन को मतलब ज्वाइन करना, तो इसमें मतलब ये किस तरीके से हुआ और किस तरीके से लिया गया डिसीजन? अगेन मैं कहूँगी कि ये भी मेरा निर्णय नहीं था। ये पॉलिटिक्स में कुछ बड़े लोगों का ऐसा कहना था कि महाराष्ट्र सांस्कृतिक अघाड़ी में आप जैसे कर्मठ और आप जैसे कलाकारों की ऐसी आवश्यकता है जो पार्टी को गेंद दे सके। पार्टी का चेहरा आप जैसी संस्कृति, आप जैसे लोग अगर संस्कृति को जो बढ़ावा देते हैं, कला क्षेत्र में इतना कार्य कर रहे हैं, आप जैसे लोग पार्टी में अगर आएंगे तो हमारी पार्टी स्ट्रांग होगी। तो फिर मैं तो प्रो बीजेपी पहले से ही रही हूँ और मुझे महाराष्ट्र सांस्कृतिक अघाड़ी का महामंत्री बनाया, तो मैं मतलब अच्छा महसूस करती हूँ, मैं एक विचारधारा रखती हूँ और मैंने उसको तुरंत एक्सेप्ट कर लिया। बहुत ही अच्छा था मैम ये। तो मुझे बताइए कि मैम, अभी आजकल जो एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे चल रही है, जैसे कि रील्स हो गई, एक्टिंग भी कुछ लोग करते हैं, और OTT प्लेटफॉर्म है, सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम है, तो इससे रिलेटेड कुछ वहाँ पे भी लोग कुछ ऐसे है कि जो एक्टिंग कर रहे हैं, लेकिन वो थिएटर आर्टिस्ट मैम मेरे हिसाब से वो होता है जो मतलब एक्सप्रेस कर पाता है पूरी चीज़ें। लेकिन अभी जैसे कि डबिंग हो गया, इंस्टाग्राम पर जो जनरली चलता है, लेकिन वो ज़्यादा व्यूज़ लेते हैं, ज़्यादा फेमस होते हैं एक्चुअल आर्टिस्ट। तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये बात बिल्कुल सही है कि उनको व्यूअर्स ज़्यादा मिल रहे हैं, उनको उनकी पब्लिसिटी ज़्यादा हो रही है, लेकिन ये ज़्यादा दिन नहीं चलेगा। एक स्पैम होता है, एक समय का होता है, एक बूम होता है, वो एक समय आता है, फिर उसके बाद ऐसा गायब होता है कि फिर पता ही नहीं चलता है। लेकिन आप का जो कलाकार है, मुझे ऐसा लगता है कि जो ये इंस्टाग्राम की रील और ये सारे जो है ना, ये एक अंदर के कलाकार को खत्म कर रहे हैं। क्योंकि आप डबिंग कर रहे हो ना, गाना चल रहा है और आप उसके लिप्स मिला रहे हो, तो कहाँ एक्टिंग रह गई? और थिएटर से तो मतलब थिएटर तो बेस है आपका। आप एक्टिंग में एक एक आयामों को आप खुद महसूस कर पाते हो, अलग अलग जो उसमें रस हैं उनको खुद जी पाते हो, सारे रसों का रसापान कर पाते हो, तब जाके एक अभिनेता तैयार होता है। तब जाके वो कैमरा एक्टिंग और कैमरा विदाउट कैमरा फेसिंग भी एक्टिंग कभी भी करवा लो, आप उससे लाइव एक्टिंग करा लो, चाहे कैमरा के साथ करा लो, वो हर चीज में परिपक्व रहेगा। लेकिन ये जो रील वील है, ये ज्यादा दिन नहीं चलेगा, क्योंकि इसका चला लोगे तो आप इंस्टाग्राम में ही बिक पाओगे, आपको बाकी मार्केट में वैल्यू नहीं रह जाएगी। तो कुछ समय के लिए उनको जो पॉपुलैरिटी मिल रही है उसके लिए ठीक हो सकता है, लेकिन अगर आपको अच्छा अभिनेता या आपको उस क्षेत्र में दिग्गज बनना है तो आपको डीप थॉरोली स्टडी करनी पड़ेगी थिएटर के लिए। जी जी। तो मैम, अगला सवाल हमारा ये रहेगा कि जैसे कि बचपन में जो आपके चैलेंजेस आए थे,
तो उसके बाद जब आपको जैसे कि बहुत सारे पुरस्कार आपको मिले हैं, तो उसमें से जो पहला पुरस्कार आपको मिला था तब आपका क्या फील था और आप किस तरह का महसूस कर रहे थे? मध्य प्रदेश सरकार ने इफ्तिखार सम्मान मुझे दिया था उस समय, और सच बताऊं वही वाली फीलिंग थी, एक एंजाइटी थी और एक अंदर से क्यूरियोसिटी थी, और जब सम्मान मिल रहा था तो वो एक अलग ही फीलिंग थी। वो पहला सम्मान था, लेकिन उसके बाद फिर ऐसा कभी महसूस नहीं हुआ, फिर सम्मानों की कतार लगती रही। लेकिन ऐसा तब दोबारा मुझे फील हुआ जब मुझे संगीत नाटक अकादमी अवार्ड मिला भारत सरकार का, जो राष्ट्रपति के हाथों से मिलता है। और वो सम्मान प्राप्त करके सच में ऐसा लगा कि नहीं यार, मैंने सच में समाज के लिए, क्योंकि मेरे नाटक जो होते हैं, नाटक तो सभी कर रहे हैं, मैं आपको एक बात बता दूं, नाटक तो सभी लोग कर रहे हैं, कई बड़े बड़े नाटककार हैं, दिग्गज नाटककार हैं, लेकिन मैंने एक जॉनर तय किया, और वो भी उसकी भी मैं आपको छोटी सी बात बता देती हूँ कि उसकी प्रेरणा मुझे मेरे हस्बैंड से मिली है। मेरे हस्बैंड ने कहा कि तुम नाटक कर रही हो, क्योंकि उनका क्षेत्र समाज कारण, राजकारण रहा है, और ऐसे वर्गों के लिए काम करना जिन समुदाय को वो चीज़ें प्राप्त नहीं हुई हैं जो उनको उनका हक है, उन्हें वो चीज़ें मिलनी चाहिए थी। तो उन्होंने कहा कि ऐसे लोगों के ऊपर काम करो जो समाज के लिए सीख बने। तो मैंने कहा ऐसे कौन से स्रोत होंगे? तो उन्होंने बताया कि आप शूरवीरों, क्रांतिकारी लोग और जिन जन नायकों ने देश की आज़ादी में इतना बड़ा संघर्ष किया है, आहुति दी है, ऐसे सब वीर लोगों के लिए आप काम करो, तो आपका काम लोगों के नज़र में आएगा भी, और इनसे समाज का उत्थान भी होगा, समाज में जनमानस तक एक नया विचार आएगा कि ऐसे कार्यकर्ता थे तब जाके आज हमारा देश इस तरीके से तैयार हो रहा है। तो उनकी प्रेरणा से मैंने ऐसे बड़े बड़े नाटक तैयार किए, जैसे कि झलकारी बाई, मणिकर्णिका रानी लक्ष्मीबाई का आपने नाम सुना होगा, लेकिन झलकारी बाई कौन है ये आपको नहीं पता होगा। झलकारी बाई उन्हीं की मंत्रिमंडल की एक सेनापति थी, क्योंकि ये इतिहास तो है किताबों में, लेकिन किताबों में चिपके हुए पन्नों में कहीं अधधुला सा रह गया है, पता ही नहीं है कि झलकारी बाई का भी मतलब देश के लिए इतना बड़ा योगदान रहा है, कैसे पता चलेगा। तो उनके ऊपर, ऐसे सब क्रांतिकारियों के ऊपर नाटक तैयार करके, वो बच्चों से ही नाटक करवाना ताकि बच्चों को भी ज्ञान आए, नाटक करेंगे तो उन्हें भी पता चलेगा कि ऐसा सब है। और हमारी जो सोसाइटी जिनके सामने हम प्रेजेंट कर रहे हैं वो भी बच्चे और हमारे सोसाइटी के ऐसे लोग हों जिन्हें इनके बारे में पता ही नहीं है। तो सब ऐसे जो पैट्रियोटिक अनसंग कैरेक्टर्स हैं उनके ऊपर मैंने काम किया। सुभाष चंद्र बोस जी, पता ही नहीं चला वो देश से कैसे गायब हो गए, लोग उनको बहुत कुछ अनाप शनाप कहते रहे। चंद्रशेखर आज़ाद, हमारी कांग्रेस गवर्नमेंट में जवाहरलाल, पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी ने तो उनको आतंकवादी घोषित कर दिया था कि चंद्रशेखर आज़ाद तो ऐसे कार्य कर रहे हैं जैसे कोई आतंकवादी कर रहा है। मुझे नहीं लगता कि उन्होंने इस तरीके का कोई कार्य किया होगा, क्योंकि इतना बड़ा व्यक्ति जो देश की आज़ादी में लड़ाई लड़ रहा है तो वो आतंकवादी कैसे हो सकता है। तो ऐसे सब विचारों को, उनके नाटक को, उनके ऊपर नाटक बनाया, उनकी जीवनी के ऊपर पूरा काम किया। वो हो गए पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी हो गए, उनके 150वीं जयंती पे उनके ऊपर काम किया। पार्टी के, भारतीय जनता पार्टी के कई कार्यकर्ताओं को उनका नाम नहीं पता है, जो फाउंडर है बीजेपी के। आश्चर्य की बात है कि बीजेपी का जो फाउंडर है, पार्टी के कई कार्यकर्ताओं को पूछ लो कि हु इज पंडित दीनदयाल उपाध्याय, वो नहीं बता पाएंगे, क्योंकि उनकी शताब्दी आई तो अच्छा कोई है ऐसा, फिर उनकी बारे में पढ़ा और उनकी जानकारी उन तक पहुंची। तो ऐसे सब जब कार्यकर्ता, युवाओं को पता ही नहीं रहेगा कि ऐसे सब कार्य इन लोगों ने किए हैं, इतना विशेष योगदान रहा है, तो पता कैसे चलेगा। तो उन सब लोगों के ऊपर महानाट्य तैयार करके जनमानस तक उनके विचारों को पहुंचाना, इन सब विशेष कार्यों के लिए मुझे भारत सरकार ने संगीत नाटक अकादमी अवार्ड दिया। बहुत कांग्रेचुलेशंस मैम। थैंक यू मैम। जैसे कि आपने बताया, तो उसमें मेरा ये क्वेश्चन था कि जो नए लोग हैं, जैसे कि एक जो इनिशियल स्टार्ट कर रहे हैं ड्रामा की इंडस्ट्री में, तो उनको किस तरीके से उसमें आना चाहिए, उनको क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए। और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अच्छा कर रहे हैं, अभी ड्रामा आर्टिस्ट, थिएटर अच्छा कर रहे हैं, लेकिन उनको प्लेटफॉर्म नहीं मिल पा रहा, और अगर प्लेटफॉर्म मिलता भी है तो कहीं ना कहीं फैमिलीज़ का जो रहता है, क्योंकि पॉइंट ऑफ व्यू जो है, तो उसको कैसा ओवरकम करना चाहिए और किस तरीके से एक पर्सन ने इस फील्ड में एंटर करना चाहिए अगर वो नया है तो। हाँ, अच्छा सवाल है। मुझे ऐसा लगता है कि हर व्यक्ति जो कलाकार बनना चाहता है, अभिनय के क्षेत्र में जाना चाहता है, पहले तो उसने अपना प्लान ए बी तैयार रखना चाहिए। अब आप कहेंगे प्लान ए क्या है, बी क्या है। फैमिली को मनाना उसका काम है, उसको मनाना है, कन्विंस करना है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि साइड बाय साइड, अगर वो पढ़ाई कर रहा है, हायर सेकेंडरी कर रहा है, तो साइड बाय साइड थिएटर करता रहे, ग्रेजुएशन कंप्लीट करे, पोस्ट ग्रेजुएशन करे,
और जो माँ बाप चाहते हैं उन्हीं की फील्ड में करें। मतलब ड्रामा और से संबंधित, कला से संबंधित नहीं। अगर माँ बाप चाहते हैं कि तुम यूपीएससी करो तो वही करो, माँ बाप चाहते हैं इंजीनियरिंग करो, डॉक्टर बनो, जो चाहते हैं माँ बाप, उनकी भी अपेक्षाएं हैं आपसे। क्योंकि थिएटर में काफ़ी संघर्ष है और संघर्ष के भी बाद आपको पता नहीं है कि आपको सक्सेस मिलेगा कि नहीं, सक्सेस रेट कम है। तो हमारा प्लान ए तैयार होना चाहिए। भले ही आप बने प्लान बी के लिए हो, प्लान बी इज व्हाट, हमको तो एक्टर बनना है, बने आप प्लान बी के लिए हो, पर प्लान ए हमेशा रेडी होना चाहिए। ताकि आप अगर पूरा सारा सब करके इंजीनियरिंग कर लो, सब कर लो, और फिर आप आईआईटी में जाके आईआईटी क्रैक कर लो, आपको नौकरी आपके लिए इंतजार कर रही है, पर नौकरी में मत जाओ, अब करो अपना मेन संघर्ष इस स्ट्रीम के लिए। मतलब सेम सारा सबके लिए लागू होता है, कोई भी स्ट्रीम के हो, अपनी सारी पढ़ाई कर लो, जॉब के आपको कभी भी मिल सकती है। अब आपका टारगेट है हीरो बनना, अभिनय को पूरा झोंक दो और संघर्ष करो। पर मुझे ऐसे लगता है मिनिमम 5 to 6 ईयर्स आप बॉम्बे में दो, इससे ज़्यादा समय ना तो बॉम्बे आपको एक्सेप्ट करेगा, वो उठा के फेंक देगा आपको। 5 साल वो आपको बर्दाश्त कर लेगा। 5 साल में अगर आपको सक्सेस मिल जाता है तो आपकी किस्मत में यहाँ लिखा था अभिनेता बनना, आप बनोगे। और बॉस यहाँ नहीं लिखा है ना, तो आप जद्दोजहद जिंदगी आप लगा दो, आप बहुत बड़े करोड़पति अरबपति के बेटे हो और आप अभिनय के लिए आओ, खूब पैसा खर्च करो, कई फिल्मों वालों को, मेकर्स को पैसा दे दो करोड़ों रुपए और बोलो मुझे हीरो ले लो। एक फिल्म आपको मिल जाएगी, पर आपकी वो फिल्म नहीं चली तो आपका जीवन वहीं खत्म, मतलब आपका करियर वहां खत्म हो गया। जीवन खत्म तो नहीं, मतलब करियर वहां खत्म हो जाता है। तो सीधी सी बात है कि आपको चैलेंजेस काफी आएंगे, मेहनत आपको करनी है। कोई बड़े बाप का बेटा हीरो बनेगा ऐसा नहीं है। यहाँ पंकज त्रिपाठी जैसे लोग हैं, नवाजुद्दीन सिद्दीकी जैसे व्यक्तित्व हैं, जिन्होंने इतना संघर्ष करके अपना क्षेत्र अपना कायम किया। उनको तो कई एक सेट पे से डायरेक्टर ने लात मार के भगा दिया था कि ये क्या, कहाँ से उठा लाए इसको तो एक्टिंग भी नहीं आती। उन्होंने उसी दिन सोच लिया था कि यार इसने तो मतलब मेरे साथ बहुत ही वो किया है। तो ऐसे कई इंसिडेंट्स मुझे ऐसा लगता है कई बार प्रेरणा भी बनते हैं। तो संघर्षों से चूको मत, कितने संघर्ष आए, लड़ते जाओ और हंसी से मतलब मुस्कुराओ। आज का इतना बड़ा नहीं हुआ, मतलब आज की जो घटना घटी मेरे साथ ये बहुत अच्छी है, मेरे लिए लेसन है, अब मुझे और अच्छा करना है, अब मुझे और चुनौतियां जो ये आती हैं ना, ये आपको और परिपक्व बनाती हैं। इनसे लड़के आप बहुत बड़ा कुछ तैयार करते हो। कहते हैं ना सूरज की रोशनी जला जला के कुछ बना देगी आपको, तो वही है। आपने काफ़ी एक मेरा रिव्यू रहेगा मैम आपके लिए, आपने इंस्पिरेशनल स्पीकर भी बन जानी चाहिए, इंस्पिरेशन स्पीकर। काफ़ी अच्छा इंस्पायर करते हैं आप। थैंक यू। मतलब गॉड नोज क्या होने वाला है आगे, लेकिन हाँ मुझे ऐसा लगता है कि सही मायनों में कला की स्टडी सिर्फ एक्टिंग करने में नहीं है, उसको डीप थॉरोली जब तक आप पढ़ोगे नहीं, मैं तो ये कहती हूँ ओवरऑल अध्ययन कहते हैं ना हम कि पढ़ते पढ़ते ही सारा जीवन, यहाँ पे भी अध्ययन है। बहुत पढ़ोगे, बहुत समझोगे, उतना डीप थिएटर को समझ पाओगे। नहीं तो थिएटर भी बहुत वास्ट है, इतना आसान नहीं। जी बराबर है। तो ठीक है मैम, बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस। थैंक यू सो मच। तो बस आज के पॉडकास्ट में इतना ही। ऐसे ही पॉडकास्ट अगर आपको और चाहिए तो जरूर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा हमारे देश उन्नति के चैनल को। मिलते हैं अगले पॉडकास्ट में।